स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स 2017 BHU एंट्रेंस 2017 का फिजिक्स पेपर का सलूशन। BHU एंट्रेंस मैथ जो है ग्रुप का, इसके पहले 2018-2019 का सलूशन फिजिक्स का आपको दिया जा चुका है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं वो जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं 2018-2019 का सलूशन। आज 2017 का सलूशन जो आपके सामने दिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो है 2017 BHU एंट्रेंस मैथ्स ग्रुप फिजिक्स पार्ट सलूशन। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ये प्रसव त्रुटि का क्वेश्चन है। दो पिंडों का आयतन दिया हुआ है, V1 V2 दिया हुआ है और इनके अंतर के त्रुटियों का अंतर का त्रुटि से रेंज पूछ रहा है, लिमिट रेंज। ठीक है, तो देखिए दो वॉल्यूम दिया है V1 V2, तो डिफरेंस पूछ रहा है तो पहले आप माइनस कर लीजिए। डेल्टा V इक्वल टू ये 10.2 है, 6.4 है तो माइनस कर लीजिए 10.2 6.4, तो माइनस करेंगे तो ये 3.8 आएगा प्लस माइनस। और ये जो एरर होता है, एरर कभी घटता नहीं, हमेशा जोड़ता है। चाहे वो आपका सम हो, डिफरेंस पूछे, सम पूछे, मल्टीप्लिकेशन पूछे या डिवीज़न पूछे, तो एरर हमेशा जुड़ जाता है। तो 0.02 और 0.01 जुड़ जाएगा तो 0.03 हो जाएगा। तो ये आपका पहला सोल्यूशन जो है, ये थर्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर से है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में देखिए डिजिट दिया हुआ है 6.75 इंटू 10 के पावर 3 है और दूसरा 4.52 इंटू 10 के पावर 2 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 6750 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 452 हो जाएगा और इसको सम करेंगे तो 6750 452 हो जाएगा। तो ये 2 11 12 और ये 7202 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते समय ध्यान देते हैं कि डेसिमल के बाद जितना मिनिमम डिजिट दिया रहता है उतना डिजिट डेसिमल लगाते हैं और पावर जो है मिनिमम रहता है। तो ये 7.2 देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट 7.20 हो जाएगा और पावर मिनिमम 2 है तो 7.20 इंटू 10 के पावर 2 सेम इसका जो है प्रॉपर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है और डायमेंशन ए पूछ रहा है। तो इक्वेशन V बराबर A प्लस BT प्लस C/T, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए की भी पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि इस तरह क्वेश्चन में सभी टर्म का डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है। तो सभी टर्म का डायमेंशन सेम होगा तो देख लीजिए V इक्वल टू A कर देते हैं। तो A का जो डायमेंशन होगा V के इक्वल होगा और V जो है बता रहा है आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यानी कि LT-1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये पहला वाला सोल्यूशन जो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और दो वेक्टर में आपसे पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर आपको चाहिए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो फार्मूला होता है n क्रॉस स्कल d n कैप स्कल टू A क्रॉस P अपान में मॉड में A क्रॉस B। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि क्रॉस निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको क्रॉस नहीं निकालना चाहिए। आप देख लीजिए कि जो वेक्टर दिया हो उसके मॉडुलस में नीचे डिवीजन किया गया कि नहीं किया गया। अब जैसे यहाँ देखिए I माइनस J माइनस K है तो इसका मॉडुलस 3 होगा, लेकिन 42 है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन इसी तरह देखिए ये वेक्टर दिया हुआ है तो इसका जो मॉडुलस होगा रूट में 42 होगा तो 42 से डिवाइड है, तो ये चौथा वाला आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। तो 4I माइनस J माइनस 5K ये वेक्टर A क्रॉस B हो गया और डिवाइड कर देंगे तो रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 25 42 हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं तो कोई जो है सोल्यूशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया है, वेग समीकरण दिया है, V इक्वल टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर है और 1 सेकंड बाद जो है विस्थापन पूछ रहा है। तो V इक्वल टू ds/dt भी होता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन यस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10t, t का t स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस t क्यूब बाई 3 करेंगे, 3 कैंसिल हो गया, t क्यूब प्लस कांस्टेंट लग जाएगा c। यहाँ पे इनिशियल दिया कि t इक्वल टू 0 पर 20 मीटर है तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 20 हो जाएगा तो c इक्वल टू 20 हो गया। तो यस की जो वैल्यू होगी इतना प्लस 20। अब 1 सेकंड भी आपसे पूछ रहा है 1 सेकंड, तो t बराबर 1 रख दीजिए तो 10 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस c की वैल्यू 20 रख दीजिए। तो s इक्वल टू 10 11 12 और 20 ये 32 मीटर आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इसका आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है आंसर आपको मिल जाएगा 32।
ये 32 मीटर जो है आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 था। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिया गया है, एयर बबल ऑफ रेडियस इतना से में राइज फ्रॉम द बॉटम पोर्शन थ्रू द लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। ठीक है, ये एयर बबल आपको दे रहा है, एयर बबल दे रहा है, कह रहा है कि एक बुलबुला तली से समान गति से ऊपर उठ रहा है, डेंसिटी दिया, रेडियस दिया है और विस्कोसिटी पूछ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो विस्कोसिटी और इसमें रिलेशन आप जानते हैं कि फोर्स जो होता है या फिजिकल टू 6 पाई इंटा आर इंटू वी होता है और इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी होता है। ये इतना विस्कस फोर्स लगेगा स्टोक्स के अनुसार और ये वेट के इक्वल है। जब भी कोई डूबा होता है तो इतना वेट लगता है। तो यहाँ पे हमको जो है कोफिशिएंट चाहिए, तो एन इक्वल टू ये कैंसिल कर देंगे, पाई 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2/9 और ये आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपान में भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वायु की डेंसिटी जो है नेग्लेजिबल हो जाएगी, तो ये नेग्लेजिबल कर दीजिए। तो 2/9 आर स्क्वायर रो जी अपान में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/9 आर स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 सेमी दिया हुआ है तो 1 × 1 कर दीजिए, रो दिया हुआ है 1.5 तो 1.5 लिख लीजिए, जी की वैल्यू CGS में है तो 981 कर दीजिए, आप 981 कर दीजिए और डिवाइड बाई वी, वेलोसिटी आपका 0.25 तो 0.25 है तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4। ठीक, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट आएगा 2 × 1.5 तो ये 3 × 9 से काटेंगे तो 108 हो गया, 108 और ये 4 ऊपर चला गया तो 4 से 12 × 108 कर देंगे तो ये आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 और ये आपका 10 1306, ये जो है आपका CGS में हो गया। तो CGS में इसकी जो यूनिट होगी फोर्स अपान में वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका CGS यूनिट है, ये CGS यूनिट है। अब देखिए विस्कोसिटी के लिए 1 MKS = 10 CGS होता है, CGS में पॉइज होता है तो 10 CGS होता है, ये आपको डायमेंशन याद रखना है क्योंकि ये विस्कोसिटी का फैक्ट है। तो अब CGS में दिया लेकिन हमको यहाँ पे आंसर पास्कल सेकंड यानी कि MKS में दिया हुआ, तो एक CGS को MKS काउंट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 130.06 अपान में 10 करेंगे तो 130.6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 130 पास्कल सेकंड इसका जो है सलूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो गई है, तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 का जो सलूशन है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है 7 कि ABC आप देख सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है ABC, लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्रेशर इधर है, वॉल्यूम इधर है और C से में कार्गो इधर है। तो वह साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U = 0 होता है। चक्रीय प्रक्रम में जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, डेल्टा U = 0, तो डेल्टा Q = डेल्टा W हो जाएगा और डेल्टा Q जो है 5 जूल दे रहा है और डेल्टा W जो होगा वो 3 पार्ट में होगा, C से A से B, B से C, तो WCA + WAB + WBC = ये आपको 5 देंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम इधर है तो B से C समायतनिक हो गया तो ये 0 हो जाएगा और WCA आपसे पूछ रहे हैं, WCA + WAB, A से B में जो वर्क होगा ये घिरे हुए भाग के क्षेत्रफल, तो यहाँ से यहाँ तक 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 दिखाई दे रहा है, तो 10 × 1 = 5 दे देंगे ये, तो WCA = -5 जूल हो जाएगा। तो ये आपका जो है पहला वाला सलूशन मिल जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 में देखिए ये जो है ब्रेकिंग ए बिगर साइज की बात हो रही है। गोली तेल के बूंद को यन छोटे आकार में बूंदों में बनाने में किया गया कार्य अनुपातिक होगा। तो W बराबर जब भी होता है 10 × डेल्टा A होता है। डेल्टा A की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो A2 - A1 की बात करेंगे, A2 छोटे बूंद का है तो ऐसी n बूंदें हैं। ठीक, 9 ड्रॉप्स हैं, मतलब n स्मॉल ड्रॉप है, तो T × n × 4 पाई R1 का स्क्वायर R स्क्वायर -4 पाई कैपिटल ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर। ठीक, तो ये 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 4 पाई बाहर करेंगे आप तो T × 4 पाई m R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर और यहाँ पे n बूंदें मिली हुई हैं तो 4/3 पाई R क्यूब इंटू n, छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर जगह काम आता है, तो कैंसिल करेंगे तो R = n⁴ 1/3
आर हो जाएगा, या आर अगर निकालना चाहें तो आर अपान में एन के पावर 3, तो यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई टी एन आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर अपान में नीचे 1/3 है तो 2/3 होगा, माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, एन ऊपर है, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो एन के पावर 1/3, तो 4 पाई आर स्क्वायर टी एन के पावर 1/3 माइनस 1 फैक्टर आ जाएगा। तो अनुपातिक कार पूछ रहा है, मतलब कितने अनुपात में चेंज होगा, तो ये देख रहे हैं आप एन के पावर 1/3 माइनस 1, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली एन के पावर 1/3 है, ये रूट में एन के पावर ये 3 ऐसे लिखा हुआ है, ये पूरा रूट में नहीं है, तो ये आपका जो है सलूशन हो जाएगा, ये आपका जो है ये वाला सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये कैपिलरी ट्यूब है कि इस कैपिलरी का क्वेश्चन है। इनर डायमीटर 0.28 दिया हुआ है, लोअर वर्टिकली किसी वाटर वे इसको डुबाया जाता है, तो प्रेशर इन द अप्लाइड वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब सो दैट वाटर लेवल ट्यूब इज सेम एज दैट इन द वेसल, तो वाटर लेवल जितना है उतना ही रहता है, तो इसके भीतर का प्रेशर चाहिए। तो एक्चुअली जब भी नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो जब भी डुबाएंगे तो ये लेयर ऊपर चढ़ता है, लेकिन लेयर ऊपर नहीं चढ़ रहा है, इसका मतलब इंटरनल प्रेशर इसके एक्सेस प्रेशर को मेंटेन करता है। तो एक्सेस प्रेशर जो होता है डेल्टा पी इक्वल टू 2T बाई में आर होता है, तो यहाँ पे डेल्टा पी जो होगा पी इंटरनल माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का इक्वल टू 2T, टी की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं 0.07 है, तो 0.07 अपान में आर की वैल्यू जो है कितनी है 0.28, ये डायमीटर दिया तो रेडियस 0.14 हो जाएगा, मिमी में है तो 10 के पावर -3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 10 के पावर 3। अब ये आपका जो है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी आई इक्वल टू P0 प्लस 10 के पावर 3, इसकी वैल्यू दी हुई है 10 के पावर 5, तो यानी कि 10 के पावर 5 प्लस 10 के पावर 3 होगा, यानी कि 100 इंटू 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 3, तो यहाँ आप देख रहे हैं 101 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका पहला वाला ऑप्शन जो है चौथा वाला ऑप्शन मेंटेन हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी की बात हो रही है। वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी यानी कि वॉल्यूम कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो ये ब्रास और आयरन का दिया हुआ है और सपोर्टेड बिटवीन रिजिड वॉल, हीटेड सो दैट देयर सेम राइज ऑफ टेम्परेचर एंड देयर इज नो बेंडिंग, सेम थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस पहले निकालते हैं, तो y इक्वल टू एस अपान में स्ट्रेन, देखिए फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये s इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई में एल, और इसको अगर कोफिशिएंट के टर्म में लेना चाहें तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी हो जाएगा, ये आपका हो गया वाई अल्फ़ा डेल्टा टी। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, सेम राइज ऑफ टेम्परेचर, ये सेम हो गया और नो बेंडिंग है, ये सेम है, तो S1 अपान में S2 करेंगे तो ये Y1 अपान में Y2 हो जाएगा। अल्फ़ा की बात करेंगे तो Y इक्वल टू गामा बाई में 3 डेल्टा टी। अल्फ़ा इक्वल टू ये लीनियर कोफिशिएंट है, वॉल्यूम कोफिशिएंट है, तो वॉल्यूम कोफिशिएंट के टर्म में इतना हो गया, तो Y1 Y2 और ये गामा 1 अपान में गामा 2, तो ये अब सेम हो गया, तो इसका मतलब Y1 अपान में Y2 चाहिए, तो ये हो जाएगा गामा 2 अपान में गामा 1, गामा 2 36 है इसका, और ये आपको दिए हुए हैं 54 इंटू 10 के पावर -6, तो कैंसिल होगा 2/3। लोगों को देखिए यहाँ पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इतना दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, और अमाउंट ऑफ वर्क पूछ रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि MS डेल्टा डी होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए डिफरेंशियल वॉल्यूम dt हो जाएगा। तो MS दिया हुआ है यहाँ पे 32 T अपान में 400 का क्यूब, तो 32 ले लिया बाहर, और T क्यूब यहाँ पे 400 है, तो 400 यानी कि 4 इंटू 10 के पावर 2 कर दिया। अब इसका क्यूब करेंगे तो 64 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा ये, तो ये अच्छा ये 10 के पावर 6 नीचे है तो ऊपर जाएगा 10 के पावर -6, ठीक है। और यहाँ पे यम दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला है, इसको जब सॉल्व किया तो आपका जो है ये 100 अपान में इतना इंटू 10 के पावर -6, यहाँ पे ग्राम में था तो इसको केजी बदला गया, हालांकि अभी बदलने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, या आप बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 1000 ही कर दीजिए, ग्राम था तो केजी में बदल दिया। और जब सॉल्व किया तो ये इतना 10⁻⁻6 अपान में 10⁻3, और ये 10⁻⁻6 अपान में 10⁻3। और ये जब सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद ये आपको जो है, ये पूरा सोल्यूशन करने के बाद ये 1.99 इंटू 10⁻ जो है -3 मिलेगा, ये सॉल्व करने के बाद ये पूरा। और ये ऊपर जाएगा 10⁻3, यानी कि पॉइंट ये जो है आपको 1.9 है तो इसको अप्रॉक्स 2 कह सकते हैं, 10⁻3 10⁻से, और इसको अगर आप बढ़िया से करें तो ये 0.002, और चूँकि ये ग्राम में था केजी में कन्वर्ट कर दिया है तो ये किलो जूल के कन्वर्ट में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपको जो है सॉल्व होकर आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 0.002 इंटू 10⁻, जो है किलो जूल के इक्वल। ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको जो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सिंपल जो है आपका कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा का जो रेशियो होता है 1:2:3 होता है। तो बीटा बाई अल्फ़ा निकालेंगे तो 2:1 होगा, ये नहीं होगा। बीटा गामा निकालेंगे तो 2:3 होगा, ये सही हो गया। तो ये आपका जो है दूसरा वाला ऑप्शन होगा ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये पीवी डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पीवी डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के पीवी डायग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 13 में पीवी डायग्राम दिए हुए हैं, किस प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण नहीं होगा। तो देखिए पहले डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। अब चक्रीय प्रक्रम है तो डेल्टा U 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W। अब डेल्टा W अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा Q भी पॉजिटिव होगा, यानी एब्जॉर्ब होगा, यानी कि हीट अवशोषित होगा। अब डेल्टा Q बराबर डेल्टा W अगर निगेटिव हो गया तो इसका मतलब फाइनल हीट डेल्टा Q जो होता है Q2 - Q1 होता है। अगर ये पॉजिटिव, इसका मतलब फाइनल हीट इनिशियल हीट से ज़्यादा, यानी एब्जॉर्ब हुआ। और अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब फाइनल हीट इनिशियल हीट से कम है, इसका मतलब जो है रिलीज हुआ। तो कब एब्जॉर्ब नहीं होगा, तभी एब्जॉर्ब नहीं होगा जब डेल्टा W जो है हमारा निगेटिव आएगा। अब निगेटिव आने के लिए कभी भी PV साइकिल में अगर देखते हैं P इधर है, V इधर है, तो क्लॉक वाइज जो होता है, क्लॉक वाइज में आपका वर्क जो होता है पॉजिटिव होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो W जो है निगेटिव होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए P है इधर, तो ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इसमें जो है डेल्टा Q पॉजिटिव होगा, तो ये एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी एब्जॉर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे V इधर है, P इधर है, तो P इधर है, V इधर है, तो यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से जब इधर जा रहा है तो ये आपको वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो इसमें भी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो V इधर है, तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसमें जो वॉल्यूम होगा वो ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, तो वर्क डन निगेटिव आ जाएगा। वर्क डन निगेटिव आने का मतलब है कि हीट रिलीज हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो ये आपका जो है चौथा वाला ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो ये जो वर्क वैल्यू होती है हीट इफ़िशियंसी की, तो 1 - T2/T1। यहाँ पे T2 सिंक का है और T1 जो है सोर्स का है। तो T2 जो है आपका 400 500 दिया हुआ है, तो 1 - 4/5 यानी कि 1/5, यानी कि 20% हो गया इसका। और दूसरे का निकालेंगे तो 1 - 3/4 करेंगे तो ये 1/4 आएगा, यानी कि 25%। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 5%, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 64 वाइब्रेशन, तो V = n लैम्डा होता है, लैम्डा = V/n होता है। 1/n की बात करेंगे तो ये V × T हो जाएगा, यानी एक टाइम पीरियड में एक वाइब्रेशन में कवर की गई डिस्टेंस लैम्डा। 64 वाइब्रेशन चाहिए तो 64 S = 64 × लैम्डा, यानी कि 64 V × T, यानी कि 64 V/n। तो 64 × V की वैल्यू 320 दी हुई है, 320, और n की वैल्यू जो है शायद 256 दी हुई है, यहाँ पे 256 से बता दिया है, तो कैंसिल कर दीजिए। तो 16 से ये हो जाएगा आपका 64, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 80, तो ये आपका 80 मीटर सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए जो है क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल है, फ्रिक्वेंसी से है। y = 0.005 sin 80x - 3t दिया हुआ है। कंपेयर करेंगे a sin
के एक्स माइनस ओमेगा टी से, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी होता है, वाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी होता है, दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो ओमेगा की वैल्यू आपको 3 मिल रही है जो कि 2 पाई एफ होता है, तो एफ चाहिए तो 3/2 पाई कर लीजिए, तो 3/2 इंटू 3.14, ये 3 है 3 रहता तो 1 हो जाता, 1/2.5 हो जाता, लेकिन ये 3 से अधिक है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5 से 1 से कुछ कम आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम को डिवाइड करेंगे तो 0.5 से कम यानी कि 0.4 हर्ट्ज वैल्यू जो आपका आ जाएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है इसका सलूशन हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक्स डायरेक्शन एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू जो है 5 से में दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है एफ इक्वल टू 250 और वेलोसिटी वी इक्वल टू 500 दिया हुआ है, और आपसे जो है इक्वेशन पूछ रहा है, तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात कर लीजिए, और इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या होगा इसका जो है, इसके जो ऑप्शन, तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो 0.5 से में तो 0.05 हो गया, 0.05 हो गया, साइन ओमेगा की बात करेंगे तो एफ दिया है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ निकालेंगे तो एफ इंटू 2 250 इंटू 2 कर देंगे तो 500 पाई हो जाएगा, टी माइनस के की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू जो आपका होता है, के इक्वल टू जो होता है 2 पाई बाई में लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू वी बाई में एन, तो 2 पाई इंटू एन अपान में वी, तो एन की वैल्यू जो है 250 इंटू 2 करेंगे 500, पाई अपान में 500 यानी कैंसिल होगा और ये आपको पाई दे देगा, तो पाई एक्स बाहर कर लीजिए, 0.05 साइन पाई 500 टी माइनस एक्स, तो ये आपका जो है 500 टी माइनस एक्स, ये वाला जो है तीसरा वाला सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात कर लें तो ये देखिए दिया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ये दोनों इंड पे क्लोज है, तो क्लोज होगा तो फंडामेंटल के लिए एक लूप बनेगा, तो ये एंटी नोड ये एंटी नोड ये नोड एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है, ये λ/4, तो टोटल λ/2 इक्वल टू एल हो जाएगा, तो λ इक्वल टू 2l, तो फ्रीक्वेंसी एन बराबर वी बाई में लैम्डा यानी कि वी बाई में 2l, तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, खुले हुए ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की अगर बात करेंगे तो इसमें इवन ऑड दोनों होता है, इवन ऑड दोनों होता है, तो इसका मतलब सभी संख्या हो जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा। क्लोज पाइप होगा तो केवल ऑड होगा, क्लोज में केवल ऑड होता है, और उसके बाद अगर वायर बंधा हुआ है दोनों एंड पे, तना हुआ तार है, तो इसमें भी इवन और ऑड दोनों होता है। ठीक, कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन, ये डॉपलर इफेक्ट पे होगा। डॉपलर इफेक्ट क्वासर्स और न्यूट्रॉन स्टार जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, क्वासर जो होता है एक्सप्लोजन से होता है, स्टार इफेक्ट हाइड्रोजन पार्टिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए होता है, डॉपलर इफेक्ट जो है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे तो डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 21 की बात करेंगे तो u इक्वल टू 10x² + 5 दिया हुआ है, तो कण के दोलन की आवृत्ति पूछ रहा फ्रीक्वेंसी, तो f इक्वल टू 1/2 पाई √ में k/m होता है, और k जो होता है वो f बराबर kx होता है, और एनर्जी दिया है तो यहाँ से du/dx करेंगे तो ये f आ जाएगा, और इसकी वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 20x + 0, कंपेयर करेंगे kx से तो k की वैल्यू हमको 20 मिल जाएगी, तो f इक्वल टू 1/2 पाई, ये 20 अपन में मास आपका दिया हुआ है 1 kg, तो 1 कर दीजिए आप, और ये 2 को अंदर भेज दीजिए, रूट में 20/4 और ये 1/पाई बाहर हो गया, तो रूट में 5/पाई, तो यहाँ रूट में 5/पाई है, ये थोड़ा सा आंसर मिसप्रिंट है, तो रूट में 5/पाई जो है इसका जो है सोल्यूशन होगा, ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को अगर ध्यान से देखना हो तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है कि जो है आपको दिया हुआ है कि 1 मोल एक परमाणु गैस है, मतलब मोनोटॉमिक है, इसके लिए गामा की वैल्यू उतनी दी हुई है, और डायटॉमिक गैस है गामा की वैल्यू उतनी दी हुई है, 1 मोल दोनों का 1 मोल मिलाया जाता है, तो मिश्रण का गामा क्या होगा। तो देखिए
जब दोनों का मोल सेम हो, मोल सेम हो तब गामा मिक्सचर की जो वैल्यू होती है बहुत ही सिंपल होती है, 2 गामा 1 गामा 2 माइनस गामा 1 प्लस गामा 2 अपान में ये आपको दे देंगे गामा 1 प्लस गामा 2 माइनस 2। जब मोल सेम होता है तो ये गामा मिक्सचर की वैल्यू होती है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो हमारे चैनल पे जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस में आप देख सकते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस थंबनेल से एक वीडियो होगा, इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है सोल्यूशन आपको बताया गया है। अगर मोल सेम नहीं है तो उसके लिए भी फार्मूला यहाँ पे जो है बताया गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे गामा मिक्सचर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गामा 1 5/3 है, 7/5 है तो 5/3 और ये 7/5 माइनस 5/3 7/5 और यहाँ पे फिर से रखेंगे 5/3 7/5 माइनस 2। यहाँ पे अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं 5 7 35 तो 70 हो जाएगा, 70/15 माइनस 25 और ये 21 46/15 और यहाँ पे 46/15 है और माइनस 2 है तो ये 30 ले लीजिए एलसीएम। 15 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 24, नीचे आ जाएगा कितना, ऊपर 36 आ जाएगा और नीचे 24 आ जाएगा। 30 माइनस 35 और ये 46 है, 46 में 30 जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 70 ये 24 हो जाएगा, ऊपर 24 और नीचे 16 हो जाएगा तो ये 3/2 यानी कि 1.5 आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो लंबाई में 21% बढ़ाई जा रही है, आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि होगा तो लंबाई के कारण कितना परसेंट वृद्धि होगा। ठीक, तो फार्मूला T बराबर 2π√L/g होता है। इसमें लंबाई में परसेंट इंक्रीज दिया हुआ तो टाइम पीरियड का परसेंट इंक्रीज पूछ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है परसेंट में इंक्रीज और डिक्रीज दिया हो तो डेल्टा T/T × 100, टाइम पीरियड में जो परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा इसकी वैल्यू बहुत ही सिंपल फार्मूला है 100 + -n अपान में 100 -1 कर दीजिए और इंटू जो है 100 हो जाएगा। यहाँ +- परसेंट वैल्यू है, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस साइन। यहाँ देखिए 21% इंक्रीज हो रहा है तो 100 + 21 यानी 121 अपान में 100 -1 और इंटू जो है ये 100 हो जाएगा। 120 अपान 100 करेंगे तो 1.21, 1.21 का रूट निकालेंगे तो 1.1, 1.1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.1, 0.1 इंटू 100 कर देंगे तो ये आपको सीधे जो है 10% आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ये आपका 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका जो है 10% ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 24 की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके गैसेस एटॉमिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाके देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो आपको जो है मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डेरिवेशन भी उसको मिल जाएगा। फिर से बताते रहें, यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ फिक्स मास और आइडियल गैस डिवाइडेड बाई प्रेशर। डेंसिटी और प्रेशर का डिवीज़न बोल रहा है, उसको x कह रहे हैं तो डेंसिटी रो है, प्रेशर p है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम, मास अपान में वॉल्यूम इंटू v और इसको x बता रहे हैं तो पी वी इक्वल टू देखिए RT हो गया तो m अपान में RT इक्वल टू x। ठीक, अब T टेम्परेचर से रिलेशन तो T इधर चला गया तो m बाई में R इक्वल टू x इंटू T, अब ये कांस्टेंट हो गया बराबर कांस्टेंट तो x1 T1 इक्वल टू x2 T2। अब देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दिया हुआ है कि रिलेशन x है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिलेशन x है तो x 10 की बात करेंगे तो 10 + 2 73 283 हो जाएगा इक्वल टू x2 पूछ रहा है और T2 आपका जो है 110 है तो ये आपका जो है 273 + 110 383 तो x2 चाहिए तो x2 इक्वल टू x 283 अपान में 383। ये आपका जो है रिलेशन क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ 383 होगा। ठीक है, ये आपका जो है डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में अगर आना चाहें, क्षैतिज सतह एक समय आयाम से सरल और गति कर रहा है, 10 kg का मास जो रखा हुआ है सतह पर संपर्क में सरल और गति करते हुए अधिकतम आवृत्ति F बराबर 1/2π√k में m। तो F बराबर में -kx और F बराबर में mg हो जाएगा बराबर kx तो m/x, k बाई में m की अगर बात करें, k बाई में अगर m की बात करें तो ये g बाई में x हो जाएगा तो ये F इक्वल टू 1/2π√g/x। अब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है अधिकतम आवृत्ति की बात कर रहे हैं तो सतह की अधिकतम आवृत्ति
जी बाई में एक्स, जी बाई में एक्स, के बाई में एन, जी बाई में एक्स, ठीक। तो 1/2 पाई जी की वैल्यू 10x जो कि डिस्प्लेसमेंट है अधिकतम आपको एक समी देगा, तो 1 × 10⁻² हो जाएगा आपका, 1 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो जी है, जी की वैल्यू हम जो है 9.8 भी रख सकते हैं, 9.8 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9.8 का रूट लेंगे तो आप जानते हैं कि पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.81 होती है, तो ये पाई स्क्वायर 9.8 का रूट पाई से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻², यानी कि 1/2 रूट में 100 हो गया, बाहर आएगा तो 10/2 कर देंगे, तो ये 5 हर्ट्ज आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं तो ये 26 कन्वेक्स सरफेस है और ऑब्जेक्ट में ये 1 दिया हुआ है, ये 4/3 दिया, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालेंगे तो 4/3/1 यानी कि 4/3 ही आएगा इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। ये 4/3 आएगा। अब बात करेंगे सतह की त्रिज्या 10 सेमी, तो उसकी शक्ति पूछ रहा है, तो यानी P पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है N/V - 1/U = N-1/r। तो N 4/3/V - 1/U = 4/3 से बन जाएगा 1/3/r की वैल्यू कितनी है, 10 सेमी है, ये 10 जो है दिया हुआ है, ठीक। तो अब U की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो V = F हो जाएगा, तो ये 4/3F, ये इन्फिनिटी लेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 1/3 × 10, 3 से 3 कैंसिल हो गया, F इधर है और ये 10 उधर जाएगा, तो F की वैल्यू हो जाएगी 40 सेमी। तो पावर चाहिए, तो पावर निकालने के लिए आप सीधे P = 100/F आ जाइए, तो 100/40 कर दीजिए, तो 2.5 डायोप्टर, और चूँकि कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का पहला सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक। तो ये आपको जो है मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 की बात कर लेते हैं। 28 की अगर बात करें तो 28 की बात करें तो दो लेंसों का संयोजन, इनकी फोकस दूरी देखिए इतना दिया हुआ है, विक्षेपण क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर दिया, अवारणीय होगा, तो अवारणकता के लिए सिद्धांत होता है W1/F1 + W2/F2 = 0, और इसको लिखना चाहें तो W1/F1 बराबर -W2/F2। एक लेंस कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्केव होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बहुत ही फेयर होता है। देखिए ये रिलेशन किस में सेटिस्फाई हो रहा है, W1/F1 करेंगे 2W1, तो ये पॉजिटिव आएगा तो होगा नहीं, इसमें करेंगे W1/F1 = 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -W2/F2, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 27 का थर्ड रिलेशन जो आपको मैनिफाई हो जाएगा, ठीक। ये इसका जो है सोल्यूशन होता है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 की बात कर लेते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का क्वेश्चन है। तो डिफ्रैक्शन में स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मिनिमम, तो मिनिमम के लिए होता है x = m लैम्डा, और मैक्सिमम के लिए होता है m2m+1 λ/2। अब इसका फर्स्ट मिनिमम इसके फर्स्ट मिनिमम से कंसाइड कर रहा है, फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट मैक्सिमम से कंसाइड कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म के लिए लैम्डा = ये λ1 दे देंगे, λ1, और इसका फर्स्ट निकालेंगे तो 2 × 1 + 3/2, और इसका वेवलेंथ λ2 हो जाएगा। तो हमें λ1 दिया हुआ है 660, मिनिमम का दिया हुआ है, फर्स्ट मिनिमम λ1 660 दिया हुआ है, तो λ2 चाहिए, तो λ2 निकाल लेंगे हम, 3 से काटेंगे 220, डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 440 nm। तो ये आपका जो है तीसरा वाला सोल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक, 440। और ये 29 की बात करते हैं, 429 है, 429 का इक्विवेलेंट चाहिए, तो 429 का डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए, बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इसके लिए फार्मूला वही होता है कि 2 से कंटिन्यूस हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा वहाँ लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 4 और ये आपका जो है ये 46 और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो 1 और 23 और ये फिर आपका जो है रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 429 है, सॉरी, तो 429 है, 429 है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 और रिमाइंडर आपका 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 107, फिर रिमाइंडर 0 बचेगा आपका,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 53 जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 से करेंगे 26, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर करेंगे 30, रिमाइंडर 0 बच गया। फिर 2 से करेंगे 6, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 से करेंगे 3, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 1, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे 0, रिमाइंडर 1। तो जब भी इस तरह का डेसिमल नंबर दिया हो बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए तो 2 से कंटिन्यूस डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर लिखते जाएंगे, और जब तक कि आपका जो है ये 0 ना हो जाए या रिमाइंडर 1 ना आ जाए, तो इस तरह से। और इसके बाद उल्टा लिखते हैं नीचे से ऊपर, तो 1 1 0 1 0 1 1 0 1। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मैनेज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2.25 परावर्तुतांक दिया हुआ है, 2.25 इक्वल टू के दिया हुआ, और इसकी जो वैल्यू होती है ER/A0 होती है। ठीक, रिलेटिव इक्वल टू ये ER होता है, और ER की बात करेंगे तो ये E/ε0 होता है। ठीक, और 4 दिया हुआ है, ये μr दिया हुआ है, और गति पूछ रहा है। तो फार्मूला जो है बहुत ही सिंपल होता है। V इक्वल टू, आप जानते हैं C इक्वल टू 1/रूट में μ0/ε0 होता है। V इक्वल टू 1/में μe होता है एप्सिलॉन, तो C/V कर देंगे, तो ये C/V करेंगे तो 1/ ये μ0/ε0 अपान में आपको मिलेगा 1/ में μ यानी कि रूट में μ/में μ0 एप्सिलॉन में ε0। तो ये μr हो जाएगा, μr, और ये आपका जो है k। तो हमें V चाहिए, तो V इक्वल टू C/, में आपको μr इंटू k दे देगा। ये एक तरह से फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि V इक्वल टू आपको दिया हुआ है, V निकालना C 3 × 10⁸ होता है, और रूट में μr जो है वो दिया हुआ है 4, और k जो दिया हुआ है 2.25 दिया हुआ है, 2.25 दिया हुआ है। तो देखिए 2.25 × 4 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 का रूट बाहर आएगा 3 × 10⁸, 9 का रूट बाहर आएगा 3 कैंसिल हो जाएगा 10⁸। तो ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन 30 का, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपको मैनेज हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं जो है आपका क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया हुआ है E दिया हुआ है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 31 में E दिया हुआ है 40 cos RZ - 6 × 10⁸t, और ये I कैप यानी एक्स एक्सिस में जा रहा है वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस अलॉन्ग है, और तरंग वेक्टर यानी कि ये R पूछ रहा है, R की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैटिक वेव है, वेलोसिटी जो होगी 3 × 10⁸ होगी। तो V इक्वल टू ω/k होता है, ओमेगा यानी कि 80 का कोफिशिएंट 6 × 10⁸, एक्चुअली E इक्वल टू E0 cos kx - ωt होता है। k की जगह R, x की जगह z डायरेक्शन दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 × 10⁻ωt, और k की जगह हमको R मिल गया, और ये जो होता है 3 × 8 होता है। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो R इक्वल टू ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 6 × 10⁸ अपान में 3 × 10⁸ करेंगे, तो ये आपको जो है दे देगा 2 मिल जाएगा। तो R की वैल्यू आपको जो है 2 मिल जाएगी। ये पहला ऑप्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 31 था, ये क्वेश्चन नंबर 31 था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर आप देखें तो ये दिया हुआ है कॉन्केव मिरर है, और ये कर्वेचर यहाँ पे, ये फोकस यहाँ पे है, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर पे है, और ये फोकस कर्वेचर पे है, तो कर्वेचर के पे ही बनता है, और ऑब्जेक्ट जो है सेम होता है। कर्वेचर के बाहर अगर होता है तो जो इमेज होता है वो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनता है। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा लेस देन 1 हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही कर्वेचर के बाहर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही कर्वेचर के अंदर, यानी इनकी इमेज जब भी बनेगी यहाँ और इसके बीच में बनेगी, और यानी कि कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट छोटा होगा, तो जब इमेज ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगा। तो आपको दोनों ही पार्ट का मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 मिलेगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 पोलराइजेशन से क्वेश्चन है।
जब भी किसी पोलराइजेशन से इंसिडेंट लाइट पड़ती है अनपोलराइज तो ये बाहर निकलता है, तो हाफ फार्मूला होता है आई ज़ीरो cos स्क्वायर थीटा, एवरेज वैल्यू लेंगे तो इसकी 1/2 होती है, तो आई ज़ीरो बाई टू जो है पोलराइज होता है, यानी कि हाफ पार्ट पोलराइज होगा, हाफ पार्ट जो है नहीं होगा। तो वह प्रकाश की तीव्रता जो पार नहीं करती, तो चूँकि आई नॉट था तो आई नॉट बाई टू निकला हुआ इंटेंसिटी, तो आई नॉट बाई टू नहीं निकला है, यानी कि इसका जो आंसर होगा आई नॉट बाई टू। आई नॉट बाई टू हाफ निकल जाता है, हाफ नहीं निकल पाता है, एक एवरेज वैल्यू इसकी बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी भी इतने डायमीटर रेडियस के पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एक तरह से जब इतने छोटे पार्टिकल को देखना है तो इतना छोटा पार्टिकल वेवलेंथ का काम करेगा, तो लैम्डा इक्वल टू 3 × 10⁶, तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है 3 × 10⁸ अपान में 3 × 10⁻⁶ सॉल्व कर लेंगे और 10⁻14 हर्ट्ज़ की बात हो जाएगी। तो ये आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करते हैं। तो ये एक तरह से डायपोल है, डायपोल का जो है कंसेप्ट है। तो डायपोल में आपको देख रहे हैं कि ब्रॉड साइड यानी कि निरक्षीय स्थिति में जो आपको वैद्युत क्षेत्र चाहिए, निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में E 1/4πε0 2p/r³ होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो E आपका ब्रॉड साइड में अगर निकालेंगे तो 1/4πε0 p/r³ होता है। तो ये आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 35 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 दिखा रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, प्रतिरोध R का मान क्या होगा। विक्षेप नहीं हो रहा है यानी कि ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है यानी कि 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंसेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो 3/7 इक्वल टू R/21, यानी कि R इक्वल टू 21 × 3/7 कर दीजिए तो 9 ओम ये आपका जो है डायरेक्ट सोल्यूशन दे देंगे। ये पहला ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दिया हुआ है कि ए क्षेत्रफल का गोली लूप है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b है, चुंबकीय आघूर्ण, एरिया दिया हुआ है लूप का, लूप की एरिया दी हुई है a, तो a इक्वल टू πr² की बात कर लेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा a/π के पावर में 1/2, यानी a के पावर 1/2 और ये पाई के पावर 1/2, ये हो गया रेडियस। और चुंबकीय क्षेत्र का मान है लूप का चुंबकीय आघूर्ण, तो m बराबर I × a होता है, ये चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m बराबर I × a। अब I चाहिए तो फार्मूला मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है b दिया हुआ है, तो b इक्वल टू μ0 I बाई में 2r होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2b/में μ0 × r। ठीक, तो m निकाल लेते हैं, m इक्वल टू I की वैल्यू 2b/में μ0 r और a एरिया रहेगा ही, और r की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकली हुई है a के पावर 1/2 पाई के पावर 1/2, तो 2b/में μ0 r यानी कि a के पावर 1/2/में पाई के पावर 1/2 इंटू a, तो a के पावर 1/2 और a करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो m इक्वल टू मिल जाएगा 2b a के पावर में 3/2/में μ0 पाई के पावर 1/2। तो ये आपका जो है, ये देख सकते हैं आप जो है, ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो हमने इसको पेन से बना दिया है, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 37 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करेंगे तो कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ है, करंट I दिया हुआ है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वायर का, तो I की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर की अगर बात करें तो फार्मूला होता है b इक्वल टू μ0 4 पाई I बाई में r sin θ1 प्लस sin θ2, और ये करस्पॉन्डिंग फिगर होता है r डिस्टेंस पे, ये आपको θ1 ये आपको θ2। मैक्सिमम के लिए पूछ रहा है तो θ1 θ2 मैक्सिमाइज होके ये इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, तो θ1 90 sin θ2 भी 90, तो sin 90 sin 90 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा μ0 2 कट जाएगा तो 2 पाई I बाई में r। अब यहाँ पे चूँकि ये वायर है, तो ये वायर है तो इसकी जो ये डिस्टेंस होगी वो सेंटर से होगी।
अब सेंटर से डिस्टेंस के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो इस आर की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो आर की जो वैल्यू होगी वो एक तरह से ये आर की वैल्यू जो होगी ये डायमीटर यानी कि रेडियस और यहाँ से एक्स, तो ये आर की जो वैल्यू होती है आर प्लस एक्स होती है। आर की मिनिमम वैल्यू के लिए ये एक्स की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, इसके सरफेस पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू 0/2 पाई आई बाई में आर। अब देखिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻4, इसकी वैल्यू म्यू 0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है, लेकिन म्यू 0.2 पाई है तो 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। आई चाहिए और आर रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर है 1.6 तो रेडियस हो जाएगा 0.8 और मीन में है तो 10⁻⁻3। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई इक्वल टू ये 5 × 0.8 करेंगे तो 4 × 10⁻3 10⁻4 10⁻7 अपान में 2 × 10⁻7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 एम्पियर की बात हो जाएगी। तो ये आपका जो है तीसरा ऑप्शन 2 एम्पियर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। क्वेश्चन की वैल्यू है ये, कह रहा है कि 50 से भी लंबा चुंबकीय छड़ है, बी इतना दिया हुआ है, इतने मीटर पर सेकंड से चाल से चल रहा है, विद्युत वाहक बल तो ई बराबर होता है वी बी एल, ई वी बी एल साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर फील्ड है, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो ई इक्वल टू वी यानी कि 4, बी यानी कि 0.01, एल यानी कि 50 सेमी यानी 50/100। ठीक, तो 50 × 4 कर देंगे तो 200 और 0.01 इंटू ये 100 हो गया तो ये हो जाएगा, ये करंट हो गया 2/100, 2/100 यानी कि 0.02 वोल्ट। तो ये आपका जो है 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये 2 वाला ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं कि इन द सर्किट द वोल्टेज वी सी अक्रॉस द कैपेसिटर सी इज, कि ये आर एस सी है तो इसके क्रॉस का वोल्टेज वी सी है। अब आप सब देखते हैं इसका क्या है, कह रहा है कि इसके क्रॉस का वोल्टेज अगर वी सी दिया हुआ है तो धारता के ऊपर है तो स्रोत विभव ई टी से, मतलब ये धारता का जो विभव वी सी है वो स्रोत विभव से करा संबंध होगा, 90 अंश लीड करेगा, 0-90 के बीच में अग्रगामी होगा लीड करेगा, 0-90 के बीच में जो है लैग करेगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, एल का इधर, ये वी एल इधर होता है, आई आर होता है इधर, आई इधर होगा तो वी आर इधर होता है और वी सी जो है वो इधर होता है। तो यहाँ पे आर और सी सर्किट है तो ये होगा नहीं, तो ये वी आर हो गया और वी सी होगा तो इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो इधर होगा, ये v इक्वल टू रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होगा। तो ये आपका हो गया। अब ये रिजल्टेंट वोल्टेज है और ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज से लैग कर रहा है पश्चिगामी, वो भी कितना 0 से 90 के बीच में। तो स्रोत विभव, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्रोत विभव ईटी से 0-90 के बीच में अग्रगामी, तो पश्चिगामी स्रोत विभव ईटी से 0-90 के बीच में पश्चिगामी, तो ये आपका जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा, लैग कर रहा है। ठीक, यहाँ पे मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में अलग तरंगदैर्घ्य के कितने स्पेक्ट्रम लाइन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड स्टेट दिया हुआ है, तो ये ग्राउंड स्टेट होता है पहला सेल, दूसरा एनर्जी सेल, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है और ये सेकंड एक्साइटेड होता है। दूसरे में है तो पॉसिबिलिटी होगी कि दूसरे से इसमें भी आ जाए, इसमें से इसमें आ जाए और इसमें से इसमें भी आ सकता है। 3 स्टेट होता है, यानी दूसरे में है तो यानी यहाँ से यहाँ गया होगा तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, तो कुल टोटल पॉसिबिलिटीज़ 3 होंगी। तो ये 3 स्पेक्ट्रम लाइन आपको जो है मिल जाएंगे। 42 की बात करते हैं। 42 में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे आपको जो लैम्डा होगा ये आर नहीं है, के एन स्क्वायर अपान में एन स्क्वायर माइनस 4 है, थोड़ा सा मिसिंग है तो इसको आप लोग जो है होल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बामर, तो बामर की बात करेंगे तो पहले तो ये जान लीजिए कि लैम्डा इक्वल टू आर 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वायर होता है। तो बामर का जो है, बामर का तरंग समीकरण ये दिया हुआ है। ठीक, बामर के लिए n1 की वैल्यू जो है 2 फिक्स हो जाती है और n2 ग्रेटर देन 2 होता है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन, तो विजिबल रेडिएशन में पहली वेव निकालेंगे तो n2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, लाइमन बामर n2 इक्वल टू ग्रेटर देन 2, यानी कि इसको हम लोग n2 को हम लोग n मान लेते हैं। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, 1 बाई में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई में n स्क्वायर,
यानी कि 1/λ इक्वल टू आर एन स्क्वायर माइनस 4/4 यानी कि लैम्डा निकालेंगे तो 4 में आर और एन स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 4, ये इतनी वैल्यू होगी। लेकिन इतनी वैल्यू जो है होगी उसका इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो लैम्डा इक्वल टू के एन स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 4, कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू 4/r 4 में आर। अब इसको करेंगे तो के की वैल्यू दिया है रिडबर्ग नियतांक के फॉर्म में m/r है, तो इसका मतलब m की जगह पे कितना आपको मिल जाएगा, m की जगह पे आपको जो है k की वैल्यू इतनी आ गई कंपेयर करने पे, तो k की वैल्यू 4/r, तो 4/r और k की वैल्यू जो है फॉर्म में दिया हुआ है m/r, तो कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू जो है 4 मिल जाएगी, तो ये आपका जो है सलूशन हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से इसका कंप्लीट सलूशन है। 43 की बात कर लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव नाभिक के मध्यम आयु में सर्वाइवल प्रायिकता होगी, तो सर्वाइवल प्रायिकता जो है माध्य आयु नहीं कि औसत आयु, एक औसत आयु में 1/e टाइम्स हो जाता है, तो इसकी सर्वाइवल प्रायिकता जो होती है 1/e होगी, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 1/e। अब आइडियल ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट इमर्ज इन अटेम्प्ट एंड एक्सप्लेन। क्वांटम नेचर एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा से ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ही बात होती है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारा जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44। अब बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन से नाभिक की आइसोटोन को व्यक्त करता है, तो आइसोटोन जिसमें नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं घटाएंगे 20 20 20 30 और यहाँ 40 यहाँ 40 यहाँ 50 यहाँ 50, लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है 16 है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ सेम नहीं हो रहे हैं, तो इसका जो है चौथा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जर्मेनियम सिलिकॉन कट इन वोल्टेज का मान हमेशा जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.3 होता है और सिलिकॉन रहेगा तो 0.7 होगा, ये आपको वैल्यूज वैसे याद रखनी होंगी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। 47 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो है 49 दी हुई है, तो बीटा की वैल्यू 49 दी तो उत्सर्जक संग्राहक तक कितना पहुँचेगा, तो बीटा की वैल्यू 49 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा निकालेंगे तो बीटा अपान में 1 प्लस बीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 अपान में 50 बात करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 0.98 हो जाएगा। ये जो अल्फ़ा आता है यही आपका जो होता है परसेंट कितना पहुँचता है, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू होता है IC अपान में IE। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं कितना प्रस्तावित उत्सर्जक से संग्राहक तक पहुँचेगा, तो उत्सर्जक IC इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स IE है, यानी धारा जो है IE का अल्फ़ा टाइम्स है, तो आवेश भी उत्सर्जक आवेश का अल्फ़ा टाइम्स होगा, यानी 0.98 यानी कि 98%। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 इनपुट NAND गेट में परिवर्तित किया गया है, यहाँ पे ये 2 इनपुट NAND गेट है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, तो A इंटू B का बार हो जाएगा, कंबाइन कर देंगे तो दोनों A हो जाएगा, तो A का बार यानी कि A का बार यानी कि ये नॉट हो गया, तो नॉट गेट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही सिंपल है। ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो इसमें 3 होते हैं, ये इमीटर, बेस और एक कलेक्टर। इमीटर बेस जो होता है ये हमेशा फॉरवर्ड में होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, और कलेक्टर बेस जो होता है वो हमेशा जो है रिवर्स में होता है। ठीक, तो इमीटर जो हो जाएगा हमेशा यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्ड, और जंक्शन कलेक्टर जो होगा वो रिवर्स, दूसरा ऑप्शन। और रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस भाग से परावर्तित होती हैं, तो ये आपको जो है आयनोस्फीयर हमेशा मिलेगा, आयनोस्फीयर से जो है ये हमेशा रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक, तो ये आपके 50 क्वेश्चन का जो है सेट था।